नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 10 अगस्त को फिर एक कोर्ट बैठी, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच बैठी, जिसमें वही जज, वही मुकदमा, नुपुर शर्मा का मुकदमा था और मुद्दा भी वही, कोई फ़र्क नहीं। यही मांग थी कि उनके खिलाफ, नुपुर शर्मा के खिलाफ देश भर में जो FIR दर्ज हुई हैं उन सबको क्लब कर दिया जाए और दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया जाए। यही मुकदमा लेकर, यही मामला, यही शिकायत लेकर, यही अपील लेकर नुपुर शर्मा के वकील 1 जुलाई को भी गए थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था और 10 अगस्त को जो कहा, उसके अंतर से आप अंदाज़ा लगाइए कि भारत में न्याय व्यवस्था की स्थिति क्या है, न्याय प्रणाली की स्थिति क्या है। और ये बात मैं किसी लोअर कोर्ट की नहीं कर रहा हूँ, ये मैं देश की सर्वोच्च अदालत की, सुप्रीम कोर्ट की कर रहा हूँ। जज कौन? वही जस्टिस सूर्यकांत, वही जस्टिस JB पारदीवाला। उनके सामने 1 जुलाई को जब नुपुर शर्मा का केस गया तो उन्होंने, मतलब फैसले में तो नहीं कहा, जो ओरल ऑब्जर्वेशन थे, कहा कि ये महिला अकेले ही जिम्मेदार है देश में जो आग लगी है। कहा कन्हैया लाल की हत्या के लिए यही जिम्मेदार है। कहा कि इनको ऐसे माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, इनको नेशनल चैनल पर आकर माफ़ी मांगनी चाहिए देश से। और इसके अलावा क्या क्या नहीं कहा जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस सूर्यकांत ने। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इस महिला को खतरा नहीं। जब उनके वकील ने कहा कि नुपुर शर्मा की जान को खतरा है, उनको मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार की धमकियाँ दी जा रही हैं, तब इन न्यायाधीशों ने, माननीय न्यायाधीशों ने ये कहा कि नुपुर शर्मा को नहीं, देश को नुपुर शर्मा की वजह से खतरा है। देश की सुरक्षा नुपुर शर्मा ने खतरे में डाल दी है। इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतने बड़े बड़े दावे करने वाले जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस सूर्यकांत, 10 अगस्त को क्या हो गया, क्या बदल गया उनके सामने? कौन सी ऐसी बात आ गई, कौन सा तथ्य आ गया? उस दिन उन्होंने कहा था कि जब हमारी अंतरात्मा संतुष्ट ना हो तो हमको कानून में बदलाव करना पड़ता है, कानून को मोल्ड करना पड़ता है। और उन्होंने कानून को मोल्ड क्या किया? आमतौर पर ऐसी, जब भी इस तरह की मांग लेकर कोई जाता है, याचिका लेकर जाता है, प्रार्थना लेकर जाता है सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो अगर एक ही तरह के अपराध के आरोप में, एक ही तरह के आरोप में अलग अलग जगह FIR फाइल हुई है देश भर में, तो उसको क्लब कर दिया जाता है। ये बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। ये काम अभी कुछ दिन पहले जुबैर के मामले में किया गया। वो जो फैक्ट चेकर, जो देश में दंगा भड़काने का काम कर रहा था, जो जर्नलिस्ट नहीं है लेकिन जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जर्नलिस्ट घोषित कर दिया, जो लेफ्ट लिबरल बिरादरी का लाडला है, उसको जमानत भी मिल गई और उसके सारे मामले क्लब भी हो गए एक साथ। कैसे हो गए? तब नियम कौन सा आ गया? तब कौन सा कानून में बदलाव आ गया? ऐसी क्या चीज़ हो गई तब जो नुपुर शर्मा के मामले में नहीं हो सकती थी? उसके बाद नुपुर शर्मा के मामले में जब ये ओरल ऑब्जर्वेशन आया इन दोनों माननीय न्यायाधीशों का, तो पूरे देश में हंगामा हुआ। पूरे देश में ये मांग हुई और फिर केंद्रीय कानून मंत्री से मांग की गई कि ये किस तरह की अकाउंटेबिलिटी है, किस तरह की जवाबदेही है। आखिर न्यायाधीशों की भी कोई जवाबदेही तो होनी चाहिए। वो कानून के अनुसार फैसला करेंगे या वो अपनी विचारधारा, अपनी सोच के आधार पर फैसला करेंगे? न्यायाधीश कुछ भी सोच सकता है एक मामले में, उसके निजी विचार कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उसको फैसला देना होता है जो संविधान कहता है, जो कानून कहता है। और जो संविधान और कानून कहता है वो काम 10 अगस्त को उन्हीं 2 न्यायाधीशों ने कहा। सवाल ये है कि 1 जुलाई 2022 और 10 अगस्त 2022, इन 1 महीने और 10 दिन के वक्फे में, इस दौरान में क्या बदल गया, क्या नई चीज़ आई? सिर्फ एक चीज़ बदली कि जुबैर को ज़मानत मिली और उसका केस जो है वो जितनी FIR थी सब क्लब हुई। इन माननीय न्यायाधीशों ने कहा कि जुबैर के उदाहरण को देखते हुए हमने ये फैसला लिया है। तो नुपुर शर्मा के सारे मामले, सारे FIR क्लब कर दिए गए और केस को दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो अब ये जिम्मेदारी क्या इन माननीय न्यायाधीशों की नहीं है कि वो बताएं कि 1 जुलाई को ये क्यों नहीं हो सकता था? 1 जुलाई का जो उनका फैसला था नुपुर शर्मा की अपील को रिजेक्ट करने का, वो कानून सम्मत था या उनकी अपील को 10 अगस्त को एक्सेप्ट करने का, जज का 10, वो कानून सम्मत था?
दोनों में से कोई एक तो गलत है, और वो गलत है तो क्यों है, इसके लिए उनकी जवाबदेही क्या है। इन दोनों माननीय न्यायाधीशों ने इतनी भी ज़रूरत नहीं समझी कि वो बताएं कि किन परिस्थितियों में उन्होंने पहले मामले में इस अपील को रिजेक्ट किया था। और मैं ओरल ऑब्जर्वेशन की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो केवल उनके फैसले की बात कर रहा हूँ कि 1 जुलाई को जो फैसला आया जिसमें उन्होंने ये अर्जी स्वीकार करने से मना कर दिया, उस समय वो कानून का पालन कर रहे थे, या 10 अगस्त को जब उन्होंने उस अर्जी को स्वीकार कर लिया सारे FIRs को क्लब करने का, तब वो कानून का पालन कर रहे थे, संविधान का पालन कर रहे थे। बड़ा अफसोस है, बड़ी 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 चिंता है, बड़ा दुख है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि सोशल मीडिया पर जजेस की बड़ी आलोचना हो रही है। अभी जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने एक कार्यक्रम में कहा कि ये ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, जजों की आलोचना की सीमा लांघ गए लोग। सवाल ये है कि आप अपने साथी न्यायाधीशों से पूछिए कि वो क्या कानून और संविधान की सीमा नहीं लांघ रहे हैं। 1 महीने 10 दिन के अंदर 2 अलग अलग फैसले एक ही और एकदम उलट फैसले एक ही मुद्दे पर, एक ही प्रार्थना पर, एक ही पिटीशन पर कैसे हो सकते हैं? उसका कोई तो जस्टिफिकेशन देना चाहिए कि तब क्यों मना किया था, अब क्यों स्वीकार किया है। भारत की जो न्याय प्रणाली है, जो न्यायाधीशों के चयन का मामला है, जिस तरह से न्यायाधीश काम करते हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी किसी के प्रति है ही नहीं। इस मामले को देखकर लगता है कि संविधान के प्रति भी उनकी जवाबदेही नहीं है, क्योंकि अगर संविधान के प्रति जवाबदेही है तो इन दोनों न्यायाधीशों के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए था। अगर वो तब सही थे तो आज गलत है, अगर वो आज सही हैं तो उस समय गलत थे। इसका फैसला कौन करेगा? उनसे ये सवाल कौन पूछेगा? तब वो दबाव में थे किसी के, या अब वो दबाव में थे? दोनों फैसले उनके अपने कैसे हो सकते हैं? और दोनों फैसले उनके अपने हैं तो उसके कारण क्या है, ये कौन बताएगा? जज अपनी नियुक्ति खुद करेंगे, जज RTI के दायरे में नहीं आना चाहेंगे। जजों एकमात्र ऐसी संस्था है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जहां प्रमुख जो है यानी मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का चयन या निर्धारण जो है वो सीनियरिटी के बेसिस पर होता है। किसी विभाग में, किसी डिपार्टमेंट में, किसी संस्था में इस आधार पर नियुक्ति नहीं होती है। वहाँ मेरिट देखी जाती है, सर्विस रिकॉर्ड देखा जाता है। क्यों नहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाते समय ये देखा जाए कि उन्होंने जितने समय काम किया, उनका जो कार्यकाल रहा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या जज के तौर पर, ये और लोअर कोर्ट में रहे तो लोअर कोर्ट के जज के रूप में कितने फैसले दिए, किस तरह के फैसले दिए, कितने उनके फैसले जो है ऊपर की अदालतों से पलट दिए गए, कितने उनके फैसले थे जो समय के साथ गलत साबित हुए। ये तमाम बहुत सी चीज़ों को देखकर क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों ऐसा हो कि जन्मतिथि के आधार पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने? जो पहले पैदा हुआ वो पहले बनेगा, जो उसके बाद हुआ वो उसके बाद बनेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी के खिलाफ कुछ भी हो, उसकी मेरिट कुछ भी हो, या तो आपने मान लिया है कि सुप्रीम कोर्ट आते ही सबकी मेरिट बराबर हो जाती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाता। फिर आप दूसरे संस्थानों के बारे में टेन्योर तय करते हैं कि कम से कम 2 साल का टेन्योर होना चाहिए, तभी कोई उस संस्थान में जो है वो कुछ स्थायी काम कर सकता है, ठीक से काम कर सकता है। तो ये मामला न्यायाधीशों के मामले में और ख़ास तौर से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के मामले में क्यों नहीं होना चाहिए कि अगर 2 साल से कम का समय बचा है, या कोई भी आप समयावधि तय कर सकते हैं कि उससे कम का समय बचा है आपके रिटायरमेंट में, तो आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनेंगे, CJI नहीं बनेंगे। कोई तो नियम होगा, किसी नियम से तो आप चलेंगे, कहीं से तो आप ये मानेंगे कि ये हमारी जवाबदेही है। सवाल ये है कि 3 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 9 महीने, इतने दिनों में कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या कर सकता है? वो शपथ लेगा, काम करना शुरू करेगा, रिटायरमेंट का समय आ जाएगा। तो क्यों नहीं, अगर आपको बनाना ही है, किसी का कार्यकाल अगर जो है 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने का बचा है, तो क्यों नहीं उसको 2 साल तक रहने का मौका दिया जाए? क्यों 6 महीने बाद उसको रिटायर कर दिया जाए? ये बहुत सारे सवाल हैं भारतीय न्याय व्यवस्था को लेकर। जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके कामकाज को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लगातार उनकी कार्यशैली पर,
उनकी नियुक्ति पर, नियुक्ति के तरीके पर और उनके फैसलों पर। आखिर क्यों नहीं इन दोनों जजों ने इस बात की सफाई दी कि जब 1 जुलाई को ओरल ऑब्जर्वेशन दे रहे थे और जो फैसला सुनाया वो दोनों किस आधार पर थे, कानून की कौन सी धारा, संविधान के कौन से प्रावधान के अनुसार था, और 10 अगस्त का फैसला। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओर से क्यों नहीं कोई सफाई आई? कैसे होता है कि एक ही मामले में अदालत की अंतरात्मा जो है वो असंतुष्ट हो जाती है और वही उसी तरह का डिट्टो, मतलब कोई फ़र्क नहीं, उसी मामले में फिर जो है 40 दिन बाद संतुष्ट हो जाती है। तो ये अंतरात्मा की संतुष्टि और असंतुष्टि का कोई आधार तो बताया जाना चाहिए, कोई कारण तो बताया जाना चाहिए। ये समय आ गया है कि जजों की नियुक्ति से लेकर और उनके फैसलों तक इन सब की एक जवाबदेही तय हो। ये कोई संस्थान इस तरह से काम नहीं कर सकता बहुत लंबे समय तक कि उसकी कोई जवाबदेही, कोई जिम्मेदारी हो ही नहीं। उसकी नियुक्ति के मामले में सवाल उठते रहें और कोई जवाब आए ही नहीं। इसके अलावा उनके कामकाज में ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल उठते रहें और कोई जवाब आए ही नहीं। क्यों सुप्रीम कोर्ट को आरटीआई से बाहर होना चाहिए? क्यों आरटीआई में नहीं होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को? अगर देश की हर संस्था, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर नीचे तक सभी अगर सभी संस्थाएं आरटीआई में आती हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को क्यों नहीं होना चाहिए? ये सारे सवाल हैं जो लोग जानना चाहते हैं। नुपुर शर्मा के मामले में, नुपुर शर्मा के खिलाफ उस ओरल ऑब्जर्वेशन का देश पर कितना बुरा असर पड़ा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिस तरह का संदेश उसके जरिए दिया गया है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जवाबदेही किसकी होगी? कहीं ना कहीं तो रुककर ये सोचना पड़ेगा कि ये जवाबदेही न होने का सिलसिला कब तक चलेगा, कब तक माननीय न्यायाधीश अपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो ताकत है उसके सहारे अपने को इस तरह से बचाते रहेंगे अपने इन गलत फैसलों के लिए। गलत फैसला इसलिए कह रहा हूँ कि एक ही मामले में, फिर दोहरा रहा हूँ, कई बार बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ कि 1 जुलाई और 10 अगस्त का फैसला परस्पर विरोधी है। तो गलत फैसला तो 2 में से एक है ही, या तो 1 जुलाई का था या 10 अगस्त का है। तो हर किसी भी संस्था में चले जाइए, अगर इस तरह का कदम हो, अगर ये डेमोक्रेसी है, कोई ऑटोक्रेसी तो है नहीं। तो डेमोक्रेसी में जवाबदेह क्या सिर्फ संसद होगी, सरकार होगी, विधायिका होगी, कार्यपालिका होगी और न्यायपालिका नहीं होगी? अगर संविधान में ये कहा गया है कि भारतीय संविधान के ये 3 मूल स्तंभ हैं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, तो उन तीनों की जवाबदेही उसी तरह की होनी चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि बाकी सबकी जवाबदेही हो, बाकी सबसे सवाल पूछने का अधिकार न्यायपालिका को हो, लेकिन न्यायपालिका से कोई सवाल नहीं कर सकता, कोई सवाल नहीं उठा सकता? अगर कोई सवाल उठाएगा तो ये न्यायपालिका तय करेगी ये लक्ष्मण रेखा आपने पार कर ली या नहीं कर ली। आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। इस डर से ये जो आपके पास शक्ति है, ये शक्ति डेमोक्रेसी में जो निर्वाचित सरकार है उसके पास भी नहीं है। तो अगर आपके पास ये शक्ति है तो उसका जुडिशियस इस्तेमाल क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों ये इसके डर से आप लोगों को कब तक चुप कराते रहेंगे? और अब ये समय आ गया है, इस सोशल मीडिया के ज़माने में लोग इस डर के मारे चुप रहने को तैयार नहीं है। जो गलत लग रहा है उसको गलत बोलने के लिए तैयार है, जो गलत किया गया है उसको गलत कहने के लिए तैयार है। तो सुप्रीम कोर्ट को जल्दी से जल्दी इस पर विचार करना चाहिए, वरना उसकी साख खतरे में है, उसकी विश्वसनीयता खतरे में है। एक ही इंस्टीट्यूशन है जिस पर सबसे ज़्यादा देश के लोगों को भरोसा है, लेकिन इस तरह के मामले अगर बार बार होते रहे तो वो विश्वसनीयता, वो साख भी खतरे में पड़ने वाली है। तो आज के अंक में नहीं, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।